बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत बड़ी हैं और सबसे बड़ी ख़बर है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से अदालती फ़ैसले की। मैं ये ख़बर आपको देता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत, एक उस्ताद, एक मुसन्निफ़ और एक स्कॉलर, एक शायर और एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनसे मुझे मुलाकात का शरफ़ भी हासिल होता रहा, अमजद इस्लाम अमजद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप सब भी उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और उनकी आगे की मनाजिल की आसानी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए। और एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, पाकिस्तान के लिए एक एसेट थे। बड़े शानदार पैगामात वो छोड़ कर गए हैं नौजवानों के लिए। बतौर उस्ताद उनकी बड़ी शानदार खिदमात हैं, तो उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और वो हमारे दिलों में रहेंगे। अब आ जाएँ इस बात पे कि अदालत ने फ़ैसला क्या दिया। देखिए, अदालत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त लेकर गई थी। असद उमर साहब गए थे और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस केस को लड़ रहे थे। अज़हर सिद्दीक साहब मौजूद थे और आज फ़ैसला महफूज किया गया था। इसमें इलेक्शन कमीशन की राय भी ली गई, वफाक का नुमाइंदा भी पेश हुआ, इसमें गवर्नर की नुमाइंदगी भी हुई। सब ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया और सब एक दूसरे पर डाल रहे थे। अब पुलिस को भी बुलाकर पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अब मुख्तलिफ बहाने बनाए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। जी, हम फीफा वर्ल्ड कप को सिक्योरिटी देने के लिए कतर जा सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप को पूरी दुनिया वहां पे आ रही है, उनको सिक्योरिटी देने के लिए हम कतर जा सकते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। पाकिस्तान में PSL का इवेंट करवा सकते हैं, गैर मुल्की प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी नहीं दे सकते पाकिस्तान में इलेक्शन में। ये बड़ी अजीब बात है। ये एक्चुअली नीयत ना होने की बात है। बहुत बदतरीन हालात में पाकिस्तान में इंतखाबात होते रहे हैं। अभी तो हालात बहुत बेहतर हैं, तो इंतखाबात पाकिस्तान में होने चाहिए। कोई खाना जंगी इस मुल्क के अंदर नहीं हो रही, कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। जितने भी MNAs हैं उनको उनके हलकों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 90 अरब रुपए तक की स्कीमें फराम की गई हैं। तो थोड़ा सा पैसा इलेक्शन के लिए भी दे दें, इससे आधा पैसा, आधे से भी कम, बल्कि बहुत थोड़ा सा पैसा इलेक्शन के लिए लगेगा। अब हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है उससे 14 तबक रोशन हो गए PDM के और उनके सहूलतकारों के। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म जारी कर दिया है। यानी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, जो आईने पाकिस्तान कहता है। आप 60 दिनों के बाद करवा सकते हैं, 70वें दिन करवा सकते हैं, 75वें दिन करवा सकते हैं, 85वें दिन करवा सकते हैं, लेकिन 90 से पहले पहले आपको करना है। 91वें दिन के ऊपर ये इलेक्शन नहीं जाएगा। जिस दिन असेंबली डिसॉल्व होती है वहां से टाइम शुरू हो जाता है। यानी निगरान हुकूमत जो है वो मौजूद तो रहेगी, लेकिन वो 4 महीने तक मौजूद रह सकती है, क्योंकि इलेक्शन के बाद भी उनका थोड़ा सा काम होता है। सेशन बुलवाना होता है, फिर वो कायदे ऐवान का इंतखाब होता है, फिर उनको हलफ लेना होता है। तो इस तरह से फिर वो अपनी बाद में कैबिनेट बनाते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। बहरहाल, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख के हवाले से दायर दरखास्तों को भी मंजूर कर लिया। जस्टिस जवाद हसन तारीख रकम कर दी है जज साहब ने, क्योंकि देखिए, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम कितना ताकतवर है और वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इंतखाबात ना हो। लेकिन मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कहूँगा कि अदलिया हमारी आखिरी उम्मीद होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद। यानी पाकिस्तानियों को आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद के लिए अदलिया की तरफ ही देखना पड़ता है। तो जिसको भी इंसाफ चाहिए उसके लिए अदलिया आखिरी उम्मीद होती है। तो यहाँ पे अदलिया की जानिब से ये फैसला आया है और जस्टिस जवाद हसन की बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका इंसाफ फराम करने पर। और जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की और महफूज फैसला जो था वो सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन बरवक्त करवाने से माजूरी जाहिर कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील का मौक़िफ़ था दौरान समाअत कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, लेकिन अब तो अदालत ने हुक्म दे दिया तो इलेक्शन कमीशन अब तारीख देगा 90 दिन के अंदर इंतखाब करवाने के लिए। वकील का मौक़िफ़ था कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अदलिया, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस, सब ने अफसरान और फंड देने से माजरत कर ली है। वो कह रहे हैं अदलिया भी हमें अफसरान नहीं दे रही, हमें सिक्योरिटी के लिए भी अफसरान नहीं मिल रहे, हमें जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने भी अमला ना देने का कहा है। टीचर्स वगैरह आते हैं, बाकी लोग आते हैं, वो पोलिंग का स्टाफ जो है वो यहीं से आता है।
तो ये सारा वो कह रहे हैं कि जी जब हमें बंदे ही नहीं मिल रहे, हमें फंड्स भी नहीं दे रही हुकूमत, तो फिर हम इलेक्शन कैसे करवाएं। ये सारा कुछ ऑटो पे लगकर हो जाएगा जब पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने होंगे। इलेक्शन कमीशन ऐसे हालात में कैसे इलेक्शन करवा सकता है? हमें इलेक्शन करवाने के लिए 14 अरब रुपए की ज़रूरत है। वो जो 90 अरब दिए ना रिश्वत के तौर पे अरकान असम्बली को कि जाओ जाके अपने हलकों में इसको खर्च करो ताकि इलेक्शन जीतने में आसानी हो, उस 90 अरब में से 14 अरब रुपया निकाल के इनको दे दें। जब 14 अरब रुपये इनको मिलेगा इलेक्शन कमीशन को, तो फिर वो आराम से इलेक्शन करवा देंगे। और फिर उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा हुआ था, लेकिन बाद में जो है वो इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया गया अदलिया की जानिब से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर जश्न मना रही है, खुशियाँ मना रही है, और उन्हें लगता है कि अब इंतखाब आने वाला। अब इंतखाब होगा कब? ज़्यादातर जो इंतखाब है वो छुट्टी वाले दिन करवाए जाते हैं, और कोशिश ये होगी कि एतवार वाले दिन इंतखाबात हों। अगर पीडीएम की जमातें, इलेक्शन कमीशन और सहूलतकार ये थोड़ा सा अक्लमंदी से काम लेते, होश से काम लेते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करते, तो वो दोनों सूबों के इंतखाबात को ईद के बाद ले जा सकते थे, क्योंकि अदालती फैसला नहीं आया हुआ था ना। मामला अगर अदालत के अंदर नहीं था तो फिर ईद के बाद ये इंतखाबात जा सकते थे, यानी ईद उल फितर के बाद। तब ये इंतखाबात हो जाते 100 दिन के बाद, यानी 100 दिन 110 दिन यहां पे इंतखाबात चले जाते। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक जिद पकड़ ली थी और उनको नजर आ रहा था कि इलेक्शन में शिकस्त है, बहुत सारे लोगों को नजर आ रहा था उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी और वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस इंतखाब के अंदर, तो इस वजह से उन्होंने इलेक्शन ना करवाने का फैसला किया। और जब इलेक्शन ना करवाने का फैसला किया तो वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो बातचीत कर सकते थे, वो मौका भी गवा दिया। और अब जो डेट्स आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो 2 तारीख है अप्रैल की, रमज़ान मुबारक होगा। 1 अप्रैल की 9 तारीख है संडे, वो भी रमज़ान मुबारक होगा। तो बहुत कभी इम्कान है कि 9 अप्रैल को इंतखाबात इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दे, क्योंकि ये 90 दिन के अंदर आता है। परवेज़ इलाही साहब ने जब असम्बली तोड़ी थी तो वो 12 जनवरी को तोड़ी थी, और 14 जनवरी को वो टूट गई थी। जब गवर्नर ने असम्बली मंजूर नहीं की तो वो ऑटोमेटिकली टूट गई। तो 14 जनवरी को जो असम्बली टूटी है, उसको जब 90 दिन मुकम्मल होंगे तो लगभग वो टाइम होगा 15 या 16 होगी अप्रैल की, क्योंकि 28 का महीना होता है फरवरी का। तो इस तरह ये 14 या 15 तारीख ही बनेगी जब ये 90 दिन मुकम्मल होंगे। अब अगर 90 दिन मुकम्मल होते हैं और 14-15 तारीख बनती है मार्च की 90 दिन मुकम्मल होने में, तो फिर 16 तारीख को अगला एतवार है। 16 तारीख को तो ये इलेक्शन जा नहीं सकता। उसकी भी एक सूरत है, मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली थोड़ा सा बाद में टूटी थी। अब अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि इन दोनों असम्बलियों को इकट्ठा करके एक ही टाइम पे इलेक्शन करवाया जाए, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो फिर ये कैसे कर सकते हैं? फिर ये 16 अप्रैल को भी इलेक्शन करवा सकते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा अदालत इनको मार्जिन दे भी देगी। लेकिन आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर करना है, तो फिर 9 अप्रैल एक ऐसी तारीख है जिसको ये मैक्सिमम ले जाके इलेक्शन करवा सकते हैं। 2 अप्रैल को भी हो सकते हैं, लेकिन अब ये अदालती हुक्म के बाद ईद उल फितर से आगे नहीं जा सकते। ईद उल फितर से आगे जाने का एक तरीका और है, और वो ये है कि वफाकी हुकूमत तहलील कर दी जाए और पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात की अनाउंसमेंट कर दी जाए। ये अगर अनाउंसमेंट हो जाती है कि पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होंगे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर बात की जा सकती है और तमाम स्टेक होल्डर्स इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि क्योंकि अलग अलग टाइम पे असम्बलियां तहलील हुई हैं, तो हम सबको इकट्ठा करते हैं, तो अप्रैल के आखिर में ईद उल फितर के बाद या मई के मिड तक किसी वक्त में ये इंतखाबात करवा दिया जाए। यानी अगर अभी भी असम्बली तहलील हो जाए तो ये फरवरी चल रहा है, मार्च, अप्रैल और मई, यानी 15 मई से पहले पहले या 10 मई से पहले पहले ये इंतखाबात हो सकते हैं, अभी भी कंसेंसस के साथ पूरे पाकिस्तान में। लेकिन अभी अगर कंसेंसस फौरी तौर पे ना बनाया गया, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से बात की, उन्हें मैंने कहा आपको क्या लगता है? उन्होंने 24 घंटे 48 घंटे गवर्नमेंट हमारे साथ बात करे, हमारे साथ तय करे कि इंतखाबात कब करवाने हैं, तो हम डील देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, डेट आगे ले जाएंगे, लेकिन वो फिर इंतखाबात जो है वो पूरे पाकिस्तान में होंगे। वो कोई लीगल रीज़न होना चाहिए उसका कि क्योंकि वफाक में भी होने हैं, सूबों में भी होने हैं, तो असम्बलियां अलग अलग तहलील हुई हैं, लिहाजा उसका एक कानूनी रीज़न ये है कि सब में इकट्ठा करने के लिए हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। तो ठीक है,
یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر 1 مہینے کے بعد یا 1.5 مہینے کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے کا کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی اب جو ہے وہ جولائی میں یا اگست میں الیکشن کروا دیتے ہیں، تو پھر وہ پاکستان تحریک انصاف اس بات کو نہیں مانے گی، اور ان کا یہ کہنا ہے تو پھر ہم صوبوں کے الیکشن الگ کروائیں گے اور وفاق کے الیکشن الگ کروائیں گے۔ اب آپشنز کون سے رہ گئے ہیں پی ڈی ایم کے پاس، یہ بڑی اہم بات ہے۔ پی ڈی ایم اب کیا کر سکتی ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ اپیل میں جا سکتے ہیں، مزید عدالت کے اندر اس معاملے کو کھینچ سکتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے ایک دن قبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس سنے، جہاں چیف جسٹس صاحب نے اور دیگر جج صاحبان نے جو نیب والا کیس ہے، اس کے قوانین کو تبدیل کرنے والا NRO 2 جس سے لیا گیا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے سنوائی کی کیس کی، تو وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ عوام کو اب فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی عدالت بھی اپنا ذہن بنا چکی ہے کہ پاکستان جس جگہ پہنچ گیا ہے، جو حالات اس وقت پاکستان میں ہیں، وہاں سے آگے صرف انتخابات ہی پاکستان کو اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں، تاکہ لوگوں میں کانفیڈنس پیدا ہو۔ لوگوں میں جتنا اعتماد پیدا ہوگا اتنی اچھی آپ کی معیشت جو ہے وہ گرو کرنا شروع کرے گی۔ لوگوں کے اندر اعتماد نہیں ہے، لوگ پیسہ نکالنے کو تیار نہیں ہیں، اور جب لوگ پیسہ نہیں نکالتے تو پھر آپ کی معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو ٹیکس بھی کم اکٹھا ہوتا ہے، باقی چیزیں بھی آپ کی ڈاؤن جاتی ہیں، اور اس وجہ سے پاکستان لگاتار ڈیمیج ہو رہا ہے۔ تو وہ عدالت کو بھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا حل جو ہے وہ انتخابات کے اندر ہے۔ اگر سپریم کورٹ جائیں گے تو وہاں سے بھی آئین پاکستان کے مطابق انتخابات کروانے کا ہی کہا جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے ریمارکس میں باقاعدہ یاد بھی دلوایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ نومبر تک وہ انتخابات کے لیے تیار ہو جائیں گے اور انتخابات کروا دیں گے، تو پبلک ہی اب فیصلہ کر سکتی ہے بہرحال۔ تو یہ جی اب ایک آپشن تو یہ ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ امریکہ سے کوئی مداخلت ہو دوبارہ، اور تگڑی مداخلت ہو، اور اس مداخلت کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ابھی تک تو بہت ڈٹائی کے ساتھ وہ سب کچھ کرتی ہے، یہ جو ان کا دل کرتا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو ننگا کرو، اس کو مارو، اس کو کرنٹ لگاؤ، اس کو باہر جانے دو، اس کو ادھر نکالو، اس کو باہر سے آنے سے روکو، اس کو باہر جانے سے روکو، اس کو ایسے کرو، اس کو ویسے کرو، یعنی عجیب و غریب چیزیں کروائی ہیں، اور یہ پروپیگنڈا کرو، یہ والی آڈیو نکالو، یہ والی ویڈیو، یہ سارا ایسے ہی چل رہا ہے۔ یعنی ایک گھنونا اور گندی قسم کی پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان میں، اور اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو ہے۔ اب اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امریکی آشرواد کے بعد اور ان کی مداخلت کے بعد پاکستان میں ایک ایمرجنسی جیسی صورتحال نافذ کر دے اور یہ کہے کہ 2 سال تک اس ملک میں کوئی انتخابات نہیں ہو سکتے، تو یہ ایک تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا وہ لوگوں کو روک لیں گے؟ پاکستانی اب نہیں رکنے والے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام ہے کہ مزید پنگے بازی سے گریز کریں، اور یہ مضر صحت ہے، کیونکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اب بند کمروں کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، اور انہیں فوراً آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو منصوبہ بنایا گیا ہے اس کے پیچھے غلامی والی سوچ ہے، اس کے پیچھے صرف عمران خان کو روکنے والی سوچ ہے، اور عمران خان تو اب رکے گا نہیں، کیونکہ لوگوں نے اس کو اپنی ضد بنا لیا ہے۔ ابھی عمران خان صاحب باہر نہیں نکلے، اور مریم نواز صاحبہ کی فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک بڑھ گئی کہ وہ جن پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو گالی جیسے لفظ سے بلاتی تھیں، یعنی وہ جو یوتھ کے نوجوان ہیں ان کو ایک گالی سے ڈرائیو کیا ہوا لفظ ہے جس سے وہ بلاتی تھیں، ان کے لیے گندے الفاظ، گندے القابات نکالے گئے، اور مریم نواز اور ان کے لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ سب سے بدترین لوگ ہیں اور سب سے بدترین نسل ہے اور سب سے زیادہ بد تہذیب ہیں، بدتمیز ہیں، اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے۔ تو آج مریم نواز نے ان کو محبت کا پیغام دیا ہے، کیونکہ مریم نواز کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو نوجوان چھوڑ گئے ہیں، انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے جلسوں میں اب وہ بات نہیں رہی، انہیں نظر آ رہا ہے کہ مقبولیت ہاتھ سے نکل گئی ہے اور اب گیم ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو محبت کا پیغام دیا، اور یاد رکھیے جس عمران خان نے ان سب کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے نا، وہ 3 مہینے سے بھی گھر سے نہیں نکلا۔ جب سے اسے گولیاں لگی ہیں، کچھ دن اسپتال میں گزارنے کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا تھا۔ وہ گھر میں صرف ملاقات کرتا ہے یا بات کرتا ہے، وہ ابھی تک اپنے گھر سے نہیں نکلا دوبارہ، صرف 1 دن کے لیے آیا تھا۔ اور جب وہ دوبارہ نکلے گا اور جب وہ میدان میں آئے گا تو پھر یہ مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہر حال میں نواز شریف کو واپس لانا پڑے گا تاکہ کچھ حد تک مقابلہ ہو سکے۔ لیکن کیا، یہ سوال میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے گا میسیجز میں، کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف بھی آ کر اب کچھ سنبھالا دے پائیں گے پی ڈی ایم کی سیاست کو؟ یعنی جنرل باجوہ کے انٹرویوز اور وہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بھی ناکام ہو رہا ہے،
नवाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं वो भी नाकाम हो रहा है। मरियम नवाज वगैरह ने जो चीज़ें बनाई और बनाकर ये कहा कि जी हम इसके खिलाफ ये कर देंगे, एक नया महाज खड़ा कर देंगे, वो भी नाकाम हो रहा है। उल्टा पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है। तो इन सारी चीज़ों के साथ जब ये इंतखाबात में जाएंगे तो मुश्किलात कम नहीं होंगी। मेरे सियासी अंदाजे में मुश्किलात PMLN के लिए स्पेशली बहुत बढ़ेंगी। जरदारी साहब तो रिलैक्स होंगे क्योंकि सिंध के अंदर तो इलेक्शन नहीं होने जा रहा और सिंध में वो इलेक्शन अभी करवाना भी नहीं चाहते और उन्हें आइडिया है कि सिंध में इलेक्शन कैसे करना है। लेकिन पंजाब में मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये बड़ा मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम है। यानी उनको इतने डीफेम वो कभी नहीं थे पंजाब में जितने वो इस वक्त हैं। और 3-3.5 साल हो गए, मुल्क में वापस भी नहीं आ रहे, 4 हफ्ते का कहकर गए हुए हैं। तो जब आएंगे तो लोग कहेंगे आप तो भगौड़े हैं, आप तो मुल्क छोड़कर भाग गए थे और आपकी हुकूमत में भी आप वापस नहीं आए। यानी 1 साल हो गया उनके भाई की हुकूमत है पाकिस्तान में और अपने भाई पे भी एतबार नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए। यूरोप की सैर के लिए चले गए, पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को देखने के लिए नहीं आए। देखें आप इनका दिल कैसा है। शहबाज शरीफ का तुर्कों के लिए दिल धड़क रहा है, वहां वो जाना चाहते हैं। शाम के बहन भाइयों के लिए दिल नहीं धड़क रहा, वहां नहीं जाना चाहते। सामान तुर्कों को भिजवा रहे हैं जिनके पास ज्यादा वसाइल हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं तुर्क वाले। लेकिन शाम वाले भी हमारे बहन भाई हैं, वहां 7 साल से जंग लगी हुई है, उनके लिए कुछ नहीं भिजवाया, उनके लिए सिर्फ दुआएं हैं हमारे पास। क्या हमारी तवज्जो वही होगी जहां पे हमारे बच्चों का इंटरेस्ट होगा, या जहां हमारे बच्चे जो हैं वो जिसके बारे में ज्यादा हमारे बच्चों को शौक होगा उस तरफ ही आपकी ज्यादा तवज्जो होगी? मियां साहब, आप वजीर आजम पाकिस्तान है, आपने सब ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाने हैं। अब तुर्की जाना चाहते हैं, वहां तबाही आई है। एक भाई के दिल में इतना दर्द है कि वो पाकिस्तान से तुर्की जाना चाहता है कि बहुत तबाही आई है, और दूसरे भाई के दिल में इतना ही दर्द है कि वो पाकिस्तान आगे सैलाब ज़दगान को नहीं देख रहा कि वहां उससे भी बड़ी तबाही आई है, उससे भी ज्यादा लोग जहां बहक हुए हैं, उससे भी ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सियासत और बेईमानी है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। अब ये फंस गए इलेक्शन में, याद रखिएगा, ये फंस गए। और ये इतना बुरा फंस गए कि निगरान हुकूमत जिसको लगता था हम 6-6 महीने चलेंगे, वो बेचारे अब उनका तकरीबन 1 महीना तो गुजर गया, 2 बाकी रह गए, वो भी गुजर जाएंगे। टाइम तो गुजर ही जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।